A very good morning, everyone. This is Sahdev Singh, or today we are discussing the Hindu 21 November 2023. दोस्तों, द हिंदू के इम्पोर्टेंस के लिए आपको बता दें कि द हिंदू का इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों फेसेस में इम्पोर्टेंट हो जाता है। खासकर स्पेशली अगर हम बात करें वे दोस्तों के लिए जो जो कि हिंदी मीडियम से रहते हैं और जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों कमजोर होती है या फिर हिंदी तो स्ट्रांग होती है लेकिन इंग्लिश में जो है उसका बेक हर्डल होता है, जो कि बहुत बड़ा हर्डल होता है, जो कि हमें कहीं ना कहीं उसका खामियाजा प्रीलिम्स में भुगतना पड़ता है, मेंस में और एज वेल एज इंटरव्यू में भी भुगतना पड़ता है। तो इसी को हमने ध्यान में रखते हुए द हिंदू स्टार्ट किया है उन सभी दोस्तों के लिए, हमारे साथ साथ उन सभी दोस्तों के लिए मदद के लिए कि वे भी द हिंदू को निगलेक्ट ना करें, जबकि इंग्लिश का वीकनेस है, इंग्लिश हर्डल है, तो द हिंदू को निगलेक्ट ना करें, इसको अपने डेली रूटीन पढ़ाई के शेड्यूल में इंक्लूड करें ताकि बेनिफिट आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में मिल सके। तो इसी को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए हमने द हिंदू स्टार्ट किया है। तो आई होप कि आप जरूर अपने स्टडी शेड्यूल में इसको इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ सपोर्ट करेंगे, उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि ये सभी तक पहुंच सके जो कि हिंदी बेल्ट से तैयारी करते हैं। एक इम्पोर्टेंट और रिक्वेस्ट है आप सभी से, आई हम्बल रिक्वेस्ट है ऑल ऑफ यू कि आप अगर इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों वीक हो, वोकैब आपको आंसर राइटिंग करते समय या बोलते समय, आपको बोलते समय या आंसर स्पेशली आंसर राइटिंग के करते समय हिंदी में वोकैब आपको नहीं मिलते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप दैनिक जागरण को भी अपने अपने जो है डेली शेड्यूल में इंक्लूड करें ताकि आपका वोकैब स्ट्रांग हो सके। दोस्तों, जब कभी भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारे पास वोकैब नहीं आते, हमारे पास शब्द हमारे माइंड में नहीं आते हैं, क्या लिखें क्या। तो इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है द हिंदू और दैनिक जागरण दोनों पढ़ना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरुआत करते हैं। गवर्नर कांट विद होल्ड रिपास्ड बिल सेज ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो राज्यपाल रिपास्ड पुनः भेजा गया बिल्स को अपने पास नहीं रख सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। The Supreme Court on Monday took note of the Tamil Nadu governor's argument of that the constitutional does not provide Governor N.R. Ravi discretions to withhold the 10 bills repassed by the state legislative assembly. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक कभी अधिकार नहीं देता कि आप लेजिस्लेटेड जो असेंबली है, राज्य सरकार जो आपको पुनः पास करके जो बिल देती है, जो विधेयक पास करके देती है, अपने पास रखने का आपको संविधान अधिकार नहीं देता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि ये बिल जो है मनी बिल होती है, मनी बिल को स्पेशली दे हैव बीन रिपास्ड, अगर वे पुनः पास करके देते हैं और बिल sometime putting as a money bill, then you cannot reject justice chief justice of DY Chandrachud heading the three bench of remark। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जज वाली बेंच ने कहा कि अगर वे अपना बिल दोबारा पास करके देते हैं, दोबारा उसको विचार करके देते हैं, अमेंडमेंट करके देते हैं, तो उसको आप नहीं रख सकते हैं। स्पेशली अगर मनी बिल होती है तो उसको आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच वाले जज ने कहा। The court was reacting the argument raised by the state represented by the senior advocate AMC Kul Rastogi P. Williamson and advocate Sobaris Subramaniam that the first proviso of Article 200 state
आर्टिकल 200 कहता है, आर्टिकल 200 के अंतर्गत कोई भी सरकार जो है स्टेट लेजिस्लेटिव अगर कोई भी बिल राज्यपाल के पास देती है तो उसको होल्ड करने का, उसको वापस करने का, अपने पास रखने का अधिकार देती है। लेकिन अगर कोई उस वापस किए गए बिल को अगर पुनर्विचार करे, उस पर अमेंडमेंट करे या फिर बिना ही अमेंडमेंट करे दोबारा अगर राज्यपाल को वापस करती है तो राज्यपाल उस बिल को, उस विधेयक को उस बिल विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। ऐसा उल्लेख जो है आर्टिकल 200 में कहा गया है। If the bill is passed again by the house or houses with the with or with or with or without amendment and presented the governor for assent, the governor shall not withhold assent thereupon, but at the point the Chief Justice asked whether the governor had to the mandatorily send the bill back to the House for the reconsiderations after with the holding assent. Can he simply simpliciter says I am withholding assent without sending the bill back to the House? Justice Chandrachud asked Mr. Sim. He responded that the returning bill back to House was necessarily corollary to the withdrawal of the assent. The court also acknowledged the state submissions that the governor having withheld assent and sent back the bill on once again one cannot refer the reiterated bills to precedented. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा बिल पास किया जाता है तो आर्टिकल 201 के तहत इसको गवर्नर को अधिकार है कि वह उस बिल को या तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर दे या फिर अपने पास रखे। तो ये राष्ट्रपति को भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा और ये जो है अगर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया बिल, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करेगा कि उस पर स्वीकृति दे अस्वीकृति दे, ये राष्ट्रपति पर टोटली डिपेंड करेगा, न कि राज्यपाल पर। तो ऐसा कहा गया है। अगर हम बात करें राज्यपाल के स्टैटिक पार्ट पर तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक जो है राज्यपाल के बारे में उल्लेख है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो राष्ट्रपति राज्यपाल होगा। समानता कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक राज्य के लिए डिफरेंट राज्यपाल होंगे, लेकिन सातवें सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा 1956 में कहा गया है कि किसी दो राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ऐसा जो है सातवें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है। और अनुच्छेद 155 के तहत में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। 55 नियुक्ति के बारे में है और 156 जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 156(1) के तहत 156(2) के तहत जो है राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और 156 के अंतर्गत 157 में अर्हता राष्ट्रपति को 35 साल हुए होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सारी योग्यता के बारे में राज्यपाल 157 उल्लेख करता है। अगर बात करें 164 की तो 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की राज्यपाल करेगा।
और साथ ही मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। लेकिन अगर बात करें 239 में 239 में दिल्ली के सीएम का 239 एक में कहा गया है कि 39 क में कहा गया कि दिल्ली के सीएम का सीएम ऑफ दिल्ली दिल्ली के सीएम का जो है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसा प्रावधान जो है आर्टिकल 239 में लिखा गया है। तो ये राज्यपाल के संबंधित कुछ आर्टिकल है 155, 156, 167, 164 और साथ ही साथ 161 में 161 में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है 161 में। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं राज्यपाल से रिलेटेड हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टैटिक इसको लिंक करके। तो नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। रिसेंटली जो हुआ जो रिसेंटली चाइना जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो है 2+2 वार्ता हुआ है। अभी कुछ दिन पहले 1 महीना पहले जो है अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता हुआ था और अभी जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर सुरक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय के बीच जो है 2+2 वार्ता होती। तो इसमें कहा गया है कि China's is the biggest security anxiety for the India and Australia. सिक्योरिटी एंजाइटी के रूप में चाइना जो है बिगेस्ट एक हर्डल है, एंजाइटी है for both Australia and India. China is the biggest trading partner and China is our biggest security anxiety, said Australian Deputy Prime Minister and Defence Minister Richard Marles, making the opening remark on the +2 dialogues on Monday. सोमवार के दिन जो है ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और सुरक्षा मंत्री ने कहा कि चाइना है, भारत साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का भी बिगेस्ट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है और साथ ही साथ वे हमारे लिए दोनों मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बिगेस्ट एंजाइटी है। ऐसा जो है वहाँ के चीफ प्राइम मिनिस्टर कहा। Australian Foreign Minister Penny Wong said this is a partnership which is consequential of us, but it is still crucial for our region. तो उसने कहा कि हम दोनों के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया प्लस भारत दोनों के लिए साथ रहना दोनों की पार्टनरशिप की अहम भूमिका को उन्होंने बताया और एड्रेस किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said this there is a consensus on both sides that is a strong India and Australia partnership agar well not just for the usual benefit of both our countries but also for the overall peace, security and prosperity of the Indo-Pacific. तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है जो प्रशांत
हिंद प्रशांत क्षेत्र है। इसमें ट्रेड जो मलक्का क्षेत्र है, इसमें लगभग दुनिया के 2/3 व्यापार होता है मलक्का से होता है, हिंद महासागर से होता है। तो इसमें इंडिया का रोल जो है अहम हो जाता है, क्योंकि नियर बाय में होता है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, तो अगर इसमें ट्रेड के लिए चाहिए तो पार्टनरशिप के रूप में इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के भूमिका को जाहिर करते हुए, इंडिया के पार्टनरशिप की महत्ता को बात करते हुए, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ने इनिशिएट किया है। नेक्स्ट पेज हम देख सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ। मेकिंग सेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। एम्प्लॉयमेंट चैलेंज के लिए जो रोजगार का चैलेंज है वो कैसे है, तो कैसे उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसके लिए जो है एक बढ़िया सा रास्ता निकाला जा सकता है, एक बेस्ट प्लान्स किया जा सकता है। तो रिसेंटली जो है क्या हुआ कि by proposing India's work longer to achieve a longer national output, N.R. Narayan Murthy, the founder India iconic business house Infosys, has issued something akin akin to a challenge to his compar- compatriot, compatriots, in particular in proposed 70 hours work week. And then in this has pointed he has pointed to experience of Japan and Germany after the Second World War, when citizen worked uh, longer hours than uh, we do on average in India today. It is it is indeed correct that in this country had miracles rise in the 1950, but this is a comparison valid. Can Indians simply choose to work longer hours to replicate their experience? This is not obvious. तो अभी जो इंफोसिस के चीफ नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा था कि इंडिया के यूथ को लगभग 70 घंटे काम करने की जरूरत है। इन्होंने अपना एग्जाम्पल जो है जापान और कोरिया जर्मनी को लेकर दिया था कि वे वहाँ के यूथ, वहाँ के जो सिटीजन है, लगभग 70 घंटे काम करके अपने कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश किया। वैसा उदाहरण जो है इंफोसिस के चीफ नारायण मूर्ति के द्वारा कहा गया। लेकिन क्या इंडिया के पर्सपेक्टिव से कितना सही है, क्योंकि इंडिया में जो है कोई भी नहीं चाहता कि ज्यादा लॉन्ग टाइम काम करें। और अगर स्पेशली हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसके लिए तो हो सकता है सही हो, लेकिन जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके लिए क्या सही है कि अगर सप्ताह में 12-12 घंटा, 15-15 घंटा काम किया जाए, तो उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो जो भी फर्म होगा वो वे उनको इतना लॉन्ग टाइम काम करा नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमी का जो मेन फैक्टर होता है, मेन जो जिस पर मेन फंडामेंटल बेस होता है इकोनॉमी का, कि डिमांड होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो फिर डिमांड के लिए जो है एम्प्लॉय जनरेट होगा। तो जो डिमांड के ऊपर जो है प्रोडक्शन किया जाएगा, और प्रोडक्शन जितना ज्यादा डिमांड होगा उतने ज्यादा प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉय हायर किया जाएगा। एम्प्लॉय को वर्क ज्यादा आवर्स में काम एम्प्लॉय से ज्यादा आवर्स में काम लिया जाएगा। तो यही है फंडामेंटल रूल्स जो इकोनॉमी का। Ever since the Keynesian revolutions in the economics, we know the output is demanded by aggregated demand, which is the demanded for the total volume of the goods and service produced in an economy.
The demand of labor and entirely dependent upon this demand. There is no demand for labor independent of the demand for good comes and employ more about more labor while aggregate demand has not decreased will find themselves with up, upsold good so, so offer so offered by the worker work longer hours will not ensure that they will employment as long as firms will unwilling to hire them. तो जो कंपनी होती है डिमांड और सप्लाई के बेस पर काम करती है। अगर डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय से वर्क लिया जाता है। ये फंडामेंटल रूल्स है। अगर कोई एम्प्लॉय अपना वर्क करना भी चाहे तो जो भी फर्म होगा वो अपना जो है ज्यादा आवर्स न दे करके उसको ना चाहेगी अनविलिंग उन लोग को उन्हें जो है काम कराना कि डिमांड के हिसाब से वर्क लिया जाएगा। जो भी कंपनी होता है उनको गाइड किया जाता है उनको प्रॉफिट मोटिव guided by the profit motive and will employ more labor only there is a increased demand for the product for the example अगर हम बात करें फॉर द एग्जाम्पल अगर कोई पेन बनाने वाली कंपनी है। अगर 5 की डिमांड है किसी पेन के 5 पेन की डिमांड है तो वो केवल 5 पेन ही डिमांड करेगी। सडनली अगर इनको और यहाँ पे 2 लेबर है 2 लेबर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं 5 पेन बना रहे हैं। अगर सडनली उस पेन की डिमांड जो है 500 कर दिया गया तो उस 500 पेन की डिमांड की पूर्ति के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा एम्प्लॉय हायर करेगा और साथ ही साथ इस 2 एम्प्लॉय को या फिर जितने भी अगर 10 एम्प्लॉय को हायर करता है तो 10 एम्प्लॉय से ज्यादा आवर्स लेने की कोशिश करेगा ताकि जो डिमांड जल्दी से जल्दी सप्लाई हो सके ताकि 500 का जो डिमांड है उसको पूर्ति की जा सके। टोटली प्रॉफिट पे बेस्ड होता है ये काम और रिसेंटली देखा भी गया है कि अभी Google or Amazon company have said hundreds of the employees hired during the COVID-19 pandemic when the demand for their product was high due to the lockdown or the work from home arrangement. It is variant of just in a time strategy where the manufacturing firm are the hesitant is hold inventory of the materials for the long software service companies. A segment Mr. Narayan Murthy is not doubt familiar with optimize the member employees on the bench waiting to be developed in a productions deployed deployed in a production so when there is unemployment to exhort workers to work longer hours is somewhat irrelevant even when they not mean to be failures। तो रिसेंटली देखा गया कि अमेज़न और गूगल जैसे कंपनी ने भी अपना जो लॉकडाउन के कोविड पेंडेमिक के समय जो है लगभग 1000 एम्प्लॉय को वर्क हाई डिमांड के बावजूद भी टेक्नोलॉजी के आने के बाद वर्क फ्रॉम होम के समय चल रहा था जो पैटर्न उसके देखते हुए 1000 से ज्यादा अपना काफी ज्यादा एम्प्लॉय को निकाल दिया था अपनी जॉबलेस कर दिया गया था। नारायण मूर्ति ने एक एग्जांपल द कोरिया का दिया था थ्रू इट वाज नॉट मेंशन उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कैसे कोरिया जो है ही वाज नॉट मेंशन अनदर इकोनॉमी का कोई एग्जांपल नहीं दिया था जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया की यूथ को 70 घंटा काम करना चाहिए। दैट्स ऑल लॉन्ग वर्किंग हाउस इन पीरियड वाज साउथ कोरिया some of its features are similar to those that had prevailed in Germany and Japan is was covering from the war trend सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो
साउथ कोरिया का मॉडल है। साउथ कोरिया के लगभग लोगों ने अपना वर्क फास्टिंग करके 70-70 घंटे काम करके अपने देश के लिए इकोनॉमी जनरेट किया, एक बेस्ट इकोनॉमी खड़ा किया, अपने आप को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री को एस्टेब्लिश किया। और साथ ही साथ जर्मनी और जापान भी उस मॉडल पर आगे बढ़े। और जापान जो द्वितीय विश्व में अपने आप को पूरी तरह ध्वस्त हो चुका जापान अपने आप को बहुत जल्द खड़ा किया और अपने मेहनत लॉन्ग टाइम डिसिप्लिन और स्किल्स एंड हेल्थ कवर किया। ये जापान और कोरिया का एग्जाम्पल है। इंडिया के थ्रू में इंडिया को क्या करना चाहिए अपने जनरेट करने के लिए? Does it mean that there is a iron law of the making, pinning us down, helpless, high unemployment through the aggregate demand in India? Not at all. There are two strategies economic policy that can attempt. The first is to use the global market or world demand through the domestic economy, but India goods would have to be globally competitive. Here, here the experience of South Korea relevant. तो कहा गया है कि अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्या इसका मतलब है कि भारत में किसी लॉ और नियम के बहुत बड़ी बेरोजगारी की ओर ढकेला जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसके लिए दो स्ट्रेटजीज हैं। अगर इकोनॉमी पॉलिसी में जो देखा जाए तो फर्स्ट ये है कि ग्लोबल जो विश्व स्तर पर डिमांड बढ़ती है तो वैसे घरेलू डोमेस्टिक इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ाने के लिए जो ग्लोबली डिमांड को सप्लाई करने के लिए जो है घरेलू डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्किल एंड हेल्थफुल रहना चाहिए और इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए। हालांकि उसमें कम्पिटिटिवनेस होगा कि वर्ल्ड विश्व स्तरीय प्रोडक्ट के कंपटीशन करना, सर्विस और गुड्स हाई क्वालिटी पर तैयार किया जा सकता है और इकोनॉमी में जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट को उससे बचा जा सकता है। सेकंड है कि घरेलू इकोनॉमी को बेस्ट करने के लिए घरेलू स्तर की एक्टिविटी को बढ़ाना, स्किल और लेबर को बढ़ाना, साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्शंस को बढ़ावा देना। अगर किसी भी मध्यम स्तरीय परिवार के लिए उनकी खाद्यान्न के लिए अगर उनका खाद्यान्न लगभग कम खर्चे में अगर उनका प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन पे अगर कम 100 रुपए जहाँ पे खर्च लग रहा था खाने में, अगर 50 रुपए खर्च होने लगे तो और अदर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में वे इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में जो है बहाली होगी। मार्केट का जो इकोनॉमी जो मार्केट का मंदी जो है हटेगा। तो ऐसा किया जा सकता है कि स्थानीय लेवल पर मार्केट को तैयार किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और को तैयार किया जा सकता है। ये आर्टिकल घरेलू डोमेस्टिक इकोनॉमी और फिर ग्लोबली इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए स्किल और हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हुए कहा गया है। प्रोडक्शंस पे ध्यान रखने की बात कही। सेकंड है a fact check unit that the unconstitutional। तो हाल ही में रिसेंटली केरला तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी आर्टिकल, वीडियो या मैसेज या फिर कोई क्लिप किसी भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्विटर एक्स की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब में की बात करें, किसी भी इन्फ्लुएंसर में अगर कोई भी स्पीच राज्य सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है तो उस पे एक्शन लेने के लिए एक कमेटी गठित करने की बात कही गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। The government of Tamil Nadu issued an order recently set up the fact check unit with the intent of checking across all media platforms. The authority of
information related of the government of Tamil Nadu. This government order is a violative of several fundamental rights and guaranteed by the Constitution of India and unconstitutionally vague and arbitrary. तो यह जो है जो गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल पास किया गया है, फैक्ट चेक यूनिट बिल के रूप में एक यूनिट बैठाया जाएगा, एक यूनिट इस्टेब्लिश की जाएगी जो कि फैक्ट चेक करेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर चाहे भी ट्विटर पे हो या फिर फेसबुक पर हो या फिर यूट्यूब हो, जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें फैक्ट चेक जो कि राज्य के विरुद्ध अगर कुछ भी बोला जाता है तो उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए बैठाया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार, तो ये सब अधिकारों का उल्लंघन होगा और आर्बिट्री अवमानना होगा और उसकी जो हमारे अधिकार का जो है हनन होगा, कहा गया है। तो आइदर ईयरली गवर्नमेंट इंडिया हैज पास्ड, तो इसमें कहा गया है कि कौन से आर्टिकल 19(1) कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी मतलब आपको बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता दिखाने का अधिकार है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। अगर 92 के 19(2) आर्टिकल 19(2) एक है कि अगर आप भारत के विरुद्ध अगर बात करते हैं, भारत की एकता अखंडता को खंडित करने वाली बात करते हैं, आप भारत के विदेशी शत्रुओं से के संबंध में आप बात करते हैं, तो विदेशी शत्रु के पक्ष में अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 19 आपकी छीन ली जाएगी, ये उल्लेख किया गया है। लेकिन आप किसी भी भारतीय या आम नागरिक भारत के जो को बोलने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उसके अधिकारों का हनन होगा, ऐसा जो है आर्टिकल जो अभी जो आर्टिकल है वे कहना चाह रहा है, इसका मतलब यही है। तो क्या होना चाहिए, तो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो भी मैसेज होता है काफी जगह हनन होता है। द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ जियो स्टेट द emergence of social media and its related issues, the disinformation, fake news and hate speech। जो गलत खबर होती है, फेक न्यूज होती है और हेट स्पीच have necessitated a creation of the fact check unit by the state government. This is only partially true because hate speech has no direct nexus for the information related to the government of Tamil Nadu, which is the focus on the fact check unit. Indeed, मिस या डिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज आर चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी। ये फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन का जो चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के लोकतंत्र के लिए है, न केवल तमिलनाडु के भारत के लिए बल्कि पूरे ऐसा। और द एग्जांपल हम देख सकते हैं मोस्ट एविडेंट ड्यूरिंग द यूएस प्रेसिडेंशियल, जो अमेरिकी चुनाव के समय देखा जा सकता है 2016 में, और ब्रेग्जिट रिफरेंडम में भी देखा जा सकता है, और साथ ही साथ कोलंबियन रिफरेंडम में भी 2016 के देखा जा सकता है एग्जाम्पल। आल्सो कि हमारे जो पॉलिटिशियन होते हैं और टीवी एंकर होते हैं, बिना सोचे समझे जो है और को बिना सोचे समझे डिस इंफॉर्मेशन फैला देते हैं और उससे जो है हेट स्पीच और उससे जो है काफी ज्यादा नकारात्मकता फैलती है। तो हालांकि तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया फैक्ट चेक यूनिट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें कि फैक्ट चेक यूनिट ऐसे खबरों को ब्लॉक करने की जरूरत है जो फेक हो, न्यूज गलत हो, आम आदमी की भाईचारे को तोड़ती हो और देश की एकता अखंडता की बात खंडन करती हो, ऐसे क्लिप्स को, ऐसे आर्टिकल्स को ब्लॉक करने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो ये आर्टिकल्स
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच बीच के कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। आपको इस आर्टिकल को जीएस पेपर टू और जीएस पेपर फोर्थ के साथ जो है लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आर्टिकल जो है आप ये आर्टिकल जीएस पेपर टू, जस्टिस और जीएस पेपर वन के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। सोसाइटी खंड से जो भारत की स्थिति है, अनस्किल्ड लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए काम करना कितना 70 घंटा कितना रिलेवेंट है, तो आप लिंक कर सकते हैं जीएस पेपर टू के साथ, वन के साथ। तो आज का इम्पोर्टेंट न्यूज यहीं तक है और इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं।